आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। डाउटनेट में मिलेगा अब आपके हर सवाल का जवाब। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए, ये जेई मेंस का एक क्वेश्चन है जो है विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन विल बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। ये ऑप्शंस हैं एन ब्यूटाइल अमीन, नियो पेंटाइल अमीन, ट्राई इथाइल अमीन, टर्शरी ब्यूटाइल अमीन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारी गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन होती है। ये केमिकल रिएक्शन होती है जो एल्काइल हैलाइड्स को किस में कन्वर्ट करती है, एल्काइल हैलाइड्स को प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट करती है। मतलब कि गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन से हम लोग प्राइमरी अमीन्स की सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इन ऑप्शंस में से देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन प्राइमरी अमीन है। बट गैब्रियल थैलामाइड की एक कंडीशन है कि प्राइमरी अमीन्स भी हिंडर्ड नहीं होने चाहिए, मतलब कि ज्यादा हिंडर्ड नहीं होना चाहिए, उनमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए, तो अनहिंडर्ड। ओके, अब हम इन चारों ऑप्शंस को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग एन ब्यूटाइल अमीन की बात करें तो एन ब्यूटाइल अमीन की स्ट्रक्चर क्या होगी, CH3 CH2 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 NH2। ये हमारा एन ब्यूटाइल अमीन है। ये प्राइमरी ही अमीन है। अगर हम इसके देखें तो प्राइमरी अमीन है और हिंडर्ड भी नहीं है। इसका मतलब ये हमारे ऑप्शन को जो हमें मतलब ऑप्शन चाहिए इसमें वो यही ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। बाकी अगर अमीन्स की हम लोग बात करें, ये है ट्राई इथाइल अमीन, मतलब कि ये नाइट्रोजन से 2CH2 5 मतलब कि इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा प्राइमरी अमीन नहीं है, तो ये तो हमारे ऑप्शन में है ही नहीं। टर्शरी ब्यूटाइल अमीन, ये तो हमारा 3 डिग्री अमीन हो जाता है, ये भी हमारे ऑप्शन में नहीं है। नियो पेंटाइल अमीन की अगर बात करें तो हमारा जो नियो पेंटाइल है वो होता तो हमारा 1 डिग्री अमीन ही है, बट वो स्टेरिकली हिंडर्ड होता है। देखिए, ये नियोपेंटाइल अमीन का स्ट्रक्चर है, ये है तो 1 डिग्री, बट क्योंकि ये इस कार्बन के बाद ये जो इतना बल्की ग्रुप जो अटैच्ड है इसकी वजह से ये स्टेरिकली हिंडर्ड होता है, तो ये इसके लिए ये इन कंपाउंड्स को सिंथेसाइज नहीं करता है। हमने पहले ही बताया कि जो हमारी गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन है वो अल्काइल हैलाइड्स को कन्वर्ट करती है प्राइमरी अमीन्स में, और वो भी अनहिंडर्ड, ज्यादा हिंडर्ड नहीं होने चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 1। चलिए, ये जेई मेन का एक और क्वेश्चन है, ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, और अगर हम इस क्वेश्चन के रिएजेंट्स देखें तो देखिए ये है थैलामाइड अनहाइड्राइड, ये है क्लोरोबेंजीन AlCl3 के प्रेजेंस में। ओके, अगर हम इस रिएक्शन के रिएजेंट्स को देख रहे हैं तो ये रिएक्शन हमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होती है हमारी, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन जो रिएक्शन है, ये इसके रिएजेंट्स बिल्कुल सिमिलर वैसे ही हैं। तो देखिए, अब इस रिएक्शन में मैकेनिज्म देखते हैं ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है। सबसे पहले जो हमारा एनहाइड्राइड है, C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये हमारा क्या है, एनहाइड्राइड। उसके बाद देखिए जो हमारा AlCl3 है ये क्या है, लुईस एसिड है, और जो हमारा ये C डबल बॉन्ड O है, कार्बोनिल जो ग्रुप है, इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है यहाँ पे, ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, एंड देन यहाँ पे इनके बीच में क्या होता है, एक बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। देखिए ये क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे क्योंकि AlCl3 अटैक कर चुका है, ठीक है, देन C डबल बॉन्ड O, हमारा ऐसा सा कुछ कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। ये कंपाउंड फॉर्म होने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि जो ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ शिफ्ट हो जाता है और ये इधर शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद जो हमारा कंपाउंड है वो देखिए ये कुछ ऐसा बन जाता है, C डबल बॉन्ड O OAlCl3, और ये C डबल बॉन्ड O कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये जो है ये हमारा यहाँ पे क्या बन चुका है, इस रिएक्शन का हमारा इलेक्ट्रोफाइल जो है वो सिंथेसाइज हो चुका है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि जो ये इलेक्ट्रोफाइल है ये क्लोरोबेंजीन पर कैसे अटैक करता है। अभी इस इलेक्ट्रोफाइल की हमने क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन करवा दी है, तो ये क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल, C डबल बॉन्ड O OAlCl3, ठीक है, और ये C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, और ये है हमारा क्लोरोबेंजीन। देखिए
अगर हमें पता है कि जो हमारे क्लोरोबेंजीन में जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है तो रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है, पैरा पोजीशन पे जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैच हो जाता है। ठीक है, तो मैं ये एक जो स्टेप है ये डायरेक्ट कर रही हूँ। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शंस हैं, ये आपको अच्छे से आती ही हैं। ये हमारा क्या है, अब तक हम इलेक्ट्रोफाइल लिखा है मैंने कंप्लीट, ओके। देन ये जो कार्बोनिल है हमारा, इसका जो इलेक्ट्रोफाइल जो है ये CO+, जो ये CO+ है ये इसके पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। तो यहाँ पे हमें बेंजीन की मैं पैरा पोजीशन जो है उसका अटैक करवा देती हूँ और ये यहाँ पे क्या बन गया, क्लोरीन। ठीक है, अब तक हमने फर्स्ट जो इसकी रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में क्या था, हमें AlCl3 डालना था। अब तक की जो रिएक्शन थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, वाटर डालना है रिएक्शन में। उसके बाद हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो जाएगा। अब हम इस रिएक्शन में यहाँ पे वाटर ऐड कर देते हैं। वाटर ऐड करने के बाद देखिए हमारा क्या कंपाउंड फॉर्म होता है, ये हमारी बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, वाटर ऐड करने के बाद क्या होगा, जो OAlCl3 जो है ये लुईस एसिड यहाँ से चला जाता है और यहाँ पे OH ग्रुप जो है वो ऐड हो जाता है, हाइड्रोजन ऐड हो जाता है यहाँ पे और ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो फॉर्म हो चुका है। इसके बाद Cl, ये हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का वो बन जाता है। अब हम देखते हैं कि हमारे कौन से ऑप्शन से जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है ये मैच करता है। तो ये आपके इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट हो जाता है। देखिए ये यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है। हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि इनमें से 4 ऑप्शंस गिवन है, हमें इनमें से कौन सा आंसर पॉसिबल है। चले इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं हम सबसे पहले। ये बेंजीन रिंग है जिसपे एक OCH3 ग्रुप अटैच्ड है यहाँ पे और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 एंड देन इसके बाद यहाँ पे क्या डाला हुआ है, HBr यहाँ पर ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो अगर HBr ऐड किया हुआ है तो हम क्या देखते हैं कि जो ये सबसे पहले जो हमारा H पॉजिटिव है ये अटैक करेगा। अब हमें H पॉजिटिव वहां पर अटैक करना है जहां पे हमारा जो कार्बोकेटायन है वो सबसे स्टेबल बने। अगर H पॉजिटिव इस कार्बन पे अटैक करता है तो ये जो कार्बोकेटायन बनेगी यहाँ पर वो कॉन्जुगेशन में होगी फिनाइल के साथ, तो वो वाली जो कार्बोकेटायन है हमारी वो ज्यादा स्टेबल बनेगी। तो इसमें देखिए डायरेक्ट मैं एक स्टेबल कार्बोकेटायन सिंथेसाइज कर रही हूँ यहाँ पे, OCH3 CH पॉजिटिव एंड देन CH3। ठीक है, ये कंपाउंड फॉर्म हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद क्या होता है कि जो ब्रोमाइड है, ये जो Br नेगेटिव है ये यहाँ पे अटैक करेगा, Br नेगेटिव इस कार्बोकेटायन पे अटैक करेगा और उसके बाद जो हमारा कंपाउंड फॉर्म होता है वो ये हो जाता है OCH3 CHBr CH3। ठीक है, ये बन गया। बट हमें इस रिएक्शन में क्या गिवन है कि जो HBr है वो एक्सेस में है, मतलब एक स्टेप रिएक्शन का होने के बाद रिएक्शन फिर से अगर उसके पास पॉसिबिलिटी है कोई रिएक्शन करने की वो फिर से प्रोसीड करेगी। अभी देखते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट स्टेप HBr फिर से ऐड हो रहा है उसमें रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ता है। तो हमारा अभी क्या प्रोडक्ट बना था इस रिएक्शन में, अभी तक हमारा ये प्रोडक्ट हम सिंथेसाइज कर चुके हैं, यहाँ पे Br है। ओके, अभी हमने क्या किया कि HBr जो है हमने उसको दोबारा से ऐड कर दिया। तो क्या होता है कि जो ये हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स है तो वो वहां पे जाके अटैक कर देगा। तो ये जो ब्रोमीन है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा जो कंपाउंड है वो कुछ ऐसा बनता है, यहाँ पे CH CH3 Br, ये क्या हो जाएगा OCH3H पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एंड देन जो हमारा Br नेगेटिव जो है इस रिएक्शन में वो अब अटैक करेगा। इसके आगे जो रिएक्शन है वो कैसे प्रोसीड करेगी, जो Br नेगेटिव है वो यहाँ पर अटैक करता है और ये जो बॉन्ड है ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ पे OH जो ग्रुप है बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप बन जाएगा और ये CCH3 और Br और यहाँ से CH3Br जो है वो साइड प्रोडक्ट एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाते हैं। तो हमारे इस रिएक्शन का क्या फाइनल जो आंसर आता है वो हमारा ये आता है। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे इस फाइनल प्रोडक्ट से मैच कर रहा है। देखिए ये जो है OH एंड CH3Br फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट है वो फर्स्ट जो ऑप्शन है उससे मैच कर रहा है, मतलब कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट।
जेई मेंस का एक और क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स, और एक्स की इन्होंने कुछ बातें बता रखी हैं कि जो एक्स है वो वाटर इनसॉल्युबल है, 10% HCl में भी इनसॉल्युबल है, 10% NaOH में सॉल्युबल है और 10% सोडियम बाइकार्बोनेट में भी इनसॉल्युबल है। हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब हम इन चारों ऑप्शंस को एक एक बार उठाते हैं और इन कंडीशंस में रख के देखते हैं और देखते हैं कौन सा कंपाउंड है वो इन कंडीशंस को फुलफिल करता है। सबसे पहले जो है वो हमारा है टोल्यूडीन। पहले बात करते हैं जो टोल्यूडीन है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। ये है टोल्यूडीन। कैसा होता है, बेंजीन रिंग पे NH2 और पैरा पे मिथाइल जो ग्रुप है ये प्रेजेंट होता है, ये हमारा होता है टोल्यूडीन। टोल्यूडीन की बात करें तो ये बेसिक, स्लाइटली बेसिक होता है बिकॉज ऑफ दिस NH2 ग्रुप की वजह से ये थोड़ा सा बेसिक नेचर में होता है। अब ये बेसिक है तो ऑब्वियस है कि ये एसिड में सोल्यूबल होगा, बट हमें जो एक्स कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है वो तो एसिड में इनसॉल्युबल होना चाहिए, मतलब कि टोल्यूडीन तो हमारा ऑप्शन नहीं है। चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, बेंजामाइड की। ठीक है, अगर बेंजामाइड के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये होता है C+O NH2। अब देखिए बेंजामाइड को आप यहाँ पे देख सकते हैं, ना ही ये एसिडिक है ना ही ये बहुत ज्यादा बेसिक है। तो ये ना एसिडिक है ना बेसिक है, तो ये बेस जो है इसमें भी सॉल्युबलाइज नहीं होगा। ये एसिड तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तो ये बेस में सॉल्युबलाइज बिल्कुल भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। नेक्स्ट बात करते हैं पैराक्रिजोल और ऑलिक एसिड की। देखिए जो पैराक्रिजोल है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है। ये हमारी क्या है, बेंजीन रिंग, ये OH और ये CH3, ये हमारा है पैराक्रिसोल। अब देखिए यहाँ पे OH ग्रुप है तो ये कंपाउंड कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। और अगर ये एसिडिक है तो ये बेस में सोल्यूबल होगा, मतलब कि ये हमारा कहीं ना कहीं ऑप्शन हो सकता है क्योंकि ये बेस में सोल्यूबल है। नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड है वो है ऑलिक एसिड। इसके तो नाम से ही पता चल रहा है इसमें एसिड है, तो ये जो हमारा कंपाउंड है ये किस में सोल्यूबलाइज होगा, ये तो बेस में सॉल्युबल होगा ही होगा। ठीक है, अब हमें 2 कंपाउंड्स यहाँ पे मिल चुके हैं जो हमारे बेस में सॉल्युबल है, और हमारा जो ऑप्शन है उसमें हमें ऐसा ही कंपाउंड चाहिए जो बेस सॉल्युबलाइज हो, बट और किसी में भी सॉल्युबलाइज ना हो, ना एसिड में, ना वाटर में, ना सॉल्ट में। अब हम इन दोनों में से देखते हैं, दोनों ही हमारे बेस में सॉल्युबल है, तो इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम ऑलिक एसिड की बात करें तो जो हमारा ऑलिक एसिड है, ऑलिक एसिड भी बेस में सॉल्युबलाइज होगा। बेस में सॉल्युबलाइज होने के बाद ये क्या बनाएगा, अपना ओलिक एसिड जो है वो क्या बना लेगा, अपना सोल्ट बना लेगा। अब देखिए सॉल्ट तो ये भी बनाएगा NaOH के साथ, बट जो इसका जो सॉल्ट होगा जो NaOH के साथ बनाएगा ये वो सोल्यूबल होता है, बट जो ओलिक एसिड सॉल्ट बनाता है वो इनसोल्यूबल होता है। इनसोल्यूबल क्यों होता है इसका सॉल्ट, इनसोल्यूबल बिकॉज ऑफ इसमें अनसैचुरेटेड कार्बन चेन होती है, बिकॉज ऑफ अनसैचुरेटेड, वेरी लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन। इस वजह से अनसैचुरेटेड कार्बन चेन जो कि बहुत लंबी होती है, हाइड्रोफोबिक जो ग्रुप होता है, इस वजह से इसका जो सॉल्ट होता है वो बेस में सॉल्युबलाइज नहीं होता। तो हमारे पास जो ओनली एक ही ऑप्शन बचा है यहाँ पे वो है पैराक्रिसोल, जो कि सॉल्ट में, जो कि हमारा बेस है NaOH, NaOH में ये क्या बनाएगा, सॉल्ट बना लेगा, और इसका जो सॉल्ट है वो भी सॉल्युबल होगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, पैराक्रिसोल। ये हमारा जेई मेंस का एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये F ब्लॉक का क्वेश्चन है। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लैंथेनाइड आयंस आर कलर्ड। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से आयंस कलर्ड हैं। चले अब हम इन जो आयंस गिवन है हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं लुटिटियम Lu+3 की कॉन्फ़िगरेशन, तो ये आती है Lu+3 की कॉन्फ़िगरेशन Xe4F14। ठीक है, अगर अब हम बात करें हमारी Pm+3 की कॉन्फ़िगरेशन की, तो ये होता है Xe4F2 6S2। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें अगर Sm+3 की, तो ये होता है Xe4F3 6S2। एंड देन लास्ट इज Eu+3 की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हमारी होती है Xe4F4
N6S2। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास कॉन्फ़िगरेशंस आ गई। अब कोई कंपाउंड कलर्ड है या नहीं है, ये किस चीज पे डिपेंड करता है कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और उसमें ट्रांजिशंस होनी चाहिए। जो हमारी ये तीन कंपाउंड्स हैं, PM, SM एंड EU, इन तीनों कंपाउंड्स में FF ट्रांजिशन क्या है? FF ट्रांजिशन पॉसिबल है। FF ट्रांजिशन पॉसिबल है, तो ये जो तीनों हमारे कंपाउंड्स हैं, ये कंपाउंड्स हमारे कैसे होंगे? कलर्ड होंगे। लेकिन अगर हम Lu+3 की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है? Xe4F14, ये फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है इस कंपाउंड की। तो ये जो हमारा कंपाउंड है ये होगा कलरलेस। ठीक है, अगर इस बेसिस पे हम हमारे ऑप्शंस देखें तो हमारे कौन से ऑप्शंस हैं? हमें वो ऑप्शन देखना है जिसमें Lu प्रेजेंट ना हो। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है, इसमें Lu प्रेजेंट नहीं और बाकी जो तीनों कंपाउंड्स हैं वो हमारे कैसे हैं? कलर्ड कंपाउंड्स हैं। ये जेईई मेंस का मेमोरी बेस्ड एक क्वेश्चन है जो कि इक्विलिब्रियम पे आया हुआ है। यहाँ बोल रहे हैं फॉर Zn3PO4 का 4 टाइम्स द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज KSP एंड सॉल्युबिलिटी इज S, फाइंड द करेक्ट रिलेशन। हमें यहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है इस कंपाउंड के लिए। देखिए हमारा कंपाउंड क्या है? Zr3PO4 4 टाइम्स। जब ये वाटर में सोल्यूबलाइज होगा तो ये आयनिक फॉर्म में क्या कैसे डिसोशिएट होगा? 3 मोल्स ऑफ Zr3 प्लस PO4 3 नेगेटिव। ये जेईई मेंस मेमोरी बेस्ड एक क्वेश्चन है जो कि आयनिक इक्विलिब्रियम से है। यहाँ पे हमें कंपाउंड दिया हुआ है जिरकोनियम 3PO4 4। तो हमें यहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। देखिए जो हमारा कंपाउंड है Zr3PO4 का 4, ये जब कंपाउंड वाटर में सॉल्युबलाइज होगा तो ये आयंस में डिसोशिएट होगा और ये देगा हमें 3 मोल्स ऑफ Zr4 प्लस में 4 मोल्स ऑफ PO4 3 नेगेटिव। सॉरी ये 3 नेगेटिव है यहाँ पे चार्ज। ओके, देखिए अगर अब मैं इस कंपाउंड का 1 मोल मानती हूँ, मतलब कि मैं अगर इस कंपाउंड का S मानती हूँ, तो यहाँ पर मुझे कितना मिलेगा? 3S और यहाँ पे 4S। अब हम यहाँ पे निकालते हैं KSP, हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसी भी आयंस के लिए जब निकालते हैं तो क्या निकालते हैं? जो ये मोल्स है यहाँ पे 3S की पावर, जो इसकी स्टोइकियोमेट्री होती है वो 3S का पावर 3 इंटू में 4S की पावर 4। ओके, ये हमारा KSP हो जाएगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है यहाँ पे 27S3 इंटू में 256S4। ओके, जब कंप्लीट सोल्व किया इसको तो आया 6912S की पावर 7। ये अभी हमारा KSP में रिलेशन है, बट हमें यहाँ पे S की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो कितनी आती है। तो यहाँ से S क्या हो जाएगा? S इक्वल्स टू KSP डिवाइडेड बाय 6912 की पावर 1/7। और अगर हम इस क्वेश्चन का देखें ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है देखिए 6912 KSP की पावर 1/7, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो मतलब इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। आज के जेईई मेंस एग्जाम में ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि डायरेक्टली बेसिसिटी के ऑर्डर पे पूछा गया है। हमें ये 4 ऑप्शंस दिए हुए और इनमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑर्डर है बेसिसिटी के लिए। देखिए यहाँ पे हमें 3 कंपाउंड दिए हुए हैं, एक अमोनिया है, एक अमोनिया के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मिथाइल ग्रुप लगाया हुआ है और एक 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 2 मिथाइल ग्रुप्स लगाए हुए हैं। अब हमें इनमें देखना है कि किसका बेसिसिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा है। चलिए अगर हम बेसिसिटी की बात करें तो बेसिसिटी जो है वो डायरेक्ट प्लस आई इफेक्ट जो हमारा होता है उस पर डिपेंड करती है। बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। मतलब जिस कंपाउंड के पास प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, जहां पे ज्यादा डोनेशन हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, उसी कंपाउंड की बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगी। अगर हम इन 3 कंपाउंड्स में बात करें, अमोनिया, हमारे जो 3 कंपाउंड्स हैं वो कुछ इस टाइप से हैं। इस जो कंपाउंड जिसमें डाइमिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पे हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं जो प्लस आई इफेक्ट से नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं। और जो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है NH2CH3, इसमें सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है प्लस आई इफेक्ट से। मतलब कि
और नेक्स्ट है अमोनिया, जिसमें कोई भी प्लस आई इफेक्ट डोनेशन नहीं है, यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है जो प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। तो जो हमारा ये वाला कंपाउंड है जिसमें 2 मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। इस वाले में सिर्फ 1 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से प्लस आई इफेक्ट जो है वो उसके कंपैरिजन में कम है देन अमोनिया। मतलब कि हमारा बेसिसिटी ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा बेसिक हमारा ये कंपाउंड होगा जिसमें अमोनिया से 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। मतलब कि हमारा ये वाले, हम इन 2 ऑप्शंस के बारे में बात कर सकते हैं क्योंकि इन 2 में ये कंपाउंड है। नेक्स्ट कंपाउंड पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा कंपाउंड होना चाहिए जिसका इससे कम बेसिक ऑर्डर होगा, वो होगा NH2CH3। मतलब कि इन दोनों में से ये वाला, ये ऑर्डर हमारा करेक्ट चल रहा है देन अमोनिया। तो जो सी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। हमारा बेसिसिटी ऑर्डर जो है वो प्लस आई इफेक्ट पे डिपेंड कर रहा है और हमें बस वही देखना है। चलिए, जेई मेंस का एक और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पी ब्लॉक से डायरेक्ट एक क्वेश्चन, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, व्हेन डाइबोरेन मींस B2H6 reacts with O2 and H2O independently। मतलब जब B2H6 O2 के साथ रिएक्ट करता है और B2H6 ही वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, ये हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। चलिए हम डायरेक्ट रिएक्शन की बात करते हैं कि रिएक्शन जो है वो हमारी क्या होती है। ये है हमारा डाइबोरेन B2H6 और जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये हमें क्या बनता है, बोरोन का ऑक्साइड दैट इज B2O3 प्लस वाटर रिलीज हो जाता है, यहाँ से वाटर निकलता है। और जब डाइबोरेन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे बोरिक एसिड बनता है जो कि होता है BOH का होल थ्राइस, या फिर हम इसको H3BO3 भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही फॉर्मूले हैं, ये किसी भी फॉर्म में लिखा जा सकता है। प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होती है। अब देखते हैं, पहले इन्होंने हमसे ऑक्सीजन पूछा था तो हम इस पहला हमारा ऑप्शन में B2O3 देखते हैं। B2O3 सिर्फ ए और बी पार्ट में है। देन हमें देखना है बोरिक एसिड, तो बोरिक एसिड हमारा ए पार्ट में है। मतलब कि इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो क्या है, ये वाला। चलिए, जेई मेंस का एक और क्वेश्चन आया है जो कि है सॉल्यूशन से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या गिवन है, 2 सॉल्यूट्स A एंड B, उनका पार्शियल प्रेशर ऑफ A है 400 mm ऑफ Hg, पार्शियल प्रेशर ऑफ B है 600 mm ऑफ Hg। देन क्या बोले, टोटल वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग रिमेन्स सेम। मतलब कि यहाँ पे जो हमारा डेल्टा V मिक्सिंग है वो क्या है, 0। ये चीज हमें क्या बता रही है कि ये हमारा आइडियल सॉल्यूशन है, ये हमारा आइडियल सॉल्यूशन है। ओके, नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड फेज इज 0.5। हमें कैलकुलेट करना है टोटल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज A का और B सॉल्यूट का। अब देखिए हमें यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड फेज इज गिवन 6.5, तो मतलब कि हमारा XA जो है वो क्या हो गया, 6.5। और अगर हम XB की बात करें तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा XB का, 1 माइनस 0.5, इट कम्स आउट टू बी 0.5। ये हमारा मोल फ्रैक्शन हो गया A और B का। चले अब हम राउल्ट्स लॉ की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है कि जो हमारा P टोटल है, जो टोटल प्रेशर है वो किसके बराबर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारा राउल्ट्स लॉ कहता है। अब जो हमारा राउल्ट्स लॉ में जो हम P पार्शियल प्रेशर है इसको कैसे लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू में P नॉट A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू में P नॉट B। ठीक है, हमारा XA क्या है, 0.5, दैट मीन्स 1/2 इंटू में P नॉट A क्या है, 400, इट्स कम आउट टू बी 400 प्लस XB क्या है, 1/2, दिस वन इज 600। तो ये जो हमारा P टोटल है ये यहाँ से निकल के आ जाएगा 500 mm ऑफ Hg। एक और चीज हमने निकाल ली जो हमारा था टोटल पार्शियल प्रेशर। अब हम बात करते हैं जो हमारा मोल फ्रैक्शन है वेपर फेज में उसकी, उसको कैसे निकाल सकते हैं। देखिए जो हमारा डाल्टन्स लॉ है वो क्या बोलता है कि PA इज इक्वल्स टू YA इंटू में PT, ये हमारा बोलता है डाल्टन्स लॉ, ये डाल्टन्स लॉ बोलता है। लेकिन जो हमारा राउल्ट्स लॉ है वो क्या बताता है कि PA इज इक्वल्स टू XA इंटू P नॉट A। तो हम यहाँ पे PA को क्या लिख सकते हैं, XA इंटू P नॉट A इक्वल्स टू YA इंटू में PT। हमारा XA कितना है, 1/2, P नॉट A हमें गिवन है 400, YA जो पार्शियल प्रेशर है वेपर प्रेशर्स का वो हमें निकालना है और P टोटल हमारा कितना निकल के आया है, 500। ओके, यहाँ से अगर हम YA कैलकुलेट करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 200/10
500, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आ जाता है यहाँ से 0.4। तो वाई बी कितना हो जाएगा हमारा 1 माइनस 0.4 इट्स इक्वल्स टू 0.6। ये हमारे इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं। वाई ए आ गया हमारा 0.4, वाई बी आ गया 0.6 और हमारा जो टोटल प्रेशर था वो आ गया 500 mm ऑफ Hg। जेई मेंस का एक और क्वेश्चन है जो कि ऑर्गेनिक से क्वेश्चन है और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप इसे बहुत इजीली प्रिडिक्ट कर सकते थे। इसका आंसर देखिए, ये है डाइजोनियम सॉल्ट और इसके हमने जो रिएक्शन कराई है वो है अल्फा नेप्थोल कंपाउंड के साथ, ठीक है। अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और ये एक नेमिंग रिएक्शन भी है। डायजोनियम कपलिंग रिएक्शन है। यहाँ पे कपलिंग से मतलब है कि यहाँ पे जो हमारे जो दो कंपाउंड्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा अल्फा नेप्थोल में OH ग्रुप प्रेजेंट है और हम सबको पता है कि जो हमारा OH ग्रुप होता है ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है मतलब जो भी यहाँ पे जो डाइजोनियम सॉल्ट है ये किसका काम कर रहा है? ये इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है। तो अब जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इस कंपाउंड के या तो ऑर्थो पोजीशन पर या फिर पैरा पोजीशन पर अटैच होना चाहिए। ऑर्थो पोजीशन पर अटैच नहीं होता, इसका रीजन है स्टेरिक हिंड्रेंस। तो मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है वो कौन सा होना चाहिए? पैरा पोजीशन पर अटैच होना चाहिए। तो OH इस अल्फा नेप्थोल की अगर पैरा पोजीशन की बात करें तो ये पैरा पोजीशन है, मतलब कि यहाँ पर हमारा जो ये इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैच हो जाना चाहिए। इसके हिसाब से अगर हम हमारे चारों ऑप्शंस की बात करें तो देखिए ये मेटा पोजीशन पर है, ये ऑर्थो पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन पर स्टेरिक हिंड्रेंस है। ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, ये पैरा पोजीशन पर ही अटैच्ड है। हमने आंसर बहुत इजीली प्रिडिक्ट कर लिया, बट फिर भी एक बार हम आपको इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बता देते हैं कि ये रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड करती है। देखिए ये हमारा यहाँ पे क्या है? अल्फा नेप्थोल है, ये हमारी दो बेंजीन रिंग्स अटैच्ड हैं और ये यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है और जो हमारा यहाँ पे क्या है? डाइजोनियम सॉल्ट एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड पॉजिटिव और ये बेंजीन रिंग, ठीक है। ये हमारा है डाइजोनियम सॉल्ट। अब क्या होता है कि जो हमारा OH है इसके पास लोन पेयर होते हैं, ये अपने लोन पेयर इधर डोनेट करता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है और ये जो डबल बॉन्ड है हमारा ये नाइट्रोजन पर अटैक करता है और ये ऐसा शिफ्ट हो जाता है। ये हमारी रिएक्शन होती है कुछ इस टाइप से। देन इसके बाद क्या होएगा? ये ऑक्सीजन जो OH ग्रुप जो था ये OH डबल बॉन्ड OH डबल पॉजिटिव हो जाता है यहाँ पे। ये यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड आ गया, ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पे जो हमारा ये जो ग्रुप अटैच हुआ है नाइट्रोजन का, ये हम इस ग्रुप को सिंपली C6H5 जो कि बेंजीन रिंग है हमारी, हम वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा कंपाउंड बन चुका है। अब उसके बाद देखिए आपको पता चल चुका है यहाँ पे कि जो पैरा पोजीशन पर है इलेक्ट्रोफाइल ने पैरा पोजीशन पर अटैक कर दिया। ये हमारा क्या था इस रिएक्शन का? इलेक्ट्रोफाइल। अब क्या होगा कि जो ये हाइड्रोजन है, देखिए आपको पता है कि डाइजोनियम सॉल्ट में क्लोरीन जो है वो प्रेजेंट था, तो ये जो क्लोरीन है ये इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा यहाँ से और ये जो डबल बॉन्ड है हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट होगा और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है। और जो हम आपको पहले बता भी चुके हैं, हमने बिना मैकेनिज्म के ही इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो प्रिडिक्ट कर दिया था। तो देखिए ये जो है ये हमारे इस रिएक्शन का जो फाइनल आंसर है ये हमारा ये आंसर आया है, जहां पे जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है जो डाइजोनियम सॉल्ट से जो इलेक्ट्रोफाइल मिला था वो पैरा पोजीशन पर अटैच्ड है और यही इस रिएक्शन का फाइनल आंसर है। जेई मेंस का ऑर्गेनिक का एक और क्वेश्चन आया है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें देखिए, ये हमारा रिएजेंट है, इसको सबसे पहले हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ ट्रीट कराया एंड देन सेकेंड स्टेप में हमने इस रिएक्शन को MeOH के साथ ट्रीट करवाया है। यहाँ पे X कोई प्रोडक्ट बन रहा है और अब हमें X को प्रिडिक्ट करना है कि हमें जो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं ABCD, इनमें से कौन सा प्रोडक्ट हमारा पॉसिबल है। चलिए हम इस रिएक्शन को देखते हैं कि कैसे प्रोसीड करती है। सॉल्यूशन, ठीक है, ये हमारी बेंजीन रिंग हो गई। बेंजीन रिंग से यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है CO और ये है CH2Br। ये हमारे रिएक्शन ये रिएजेंट है, ठीक है। सबसे पहले जो है हमने इसको ट्रीट किया किसके साथ? सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ। सोडियम बोरोहाइड्राइड अगर आप लोगों को पता होगा बहुत अच्छे से, बहुत कॉमन रिएजेंट है। सोडियम बोरोहाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है ये? रिड्यूसिंग
एजेंट। ओके, तो अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या काम करेगा, जो ये कार्बोनिल जो ग्रुप है इसको रिड्यूस कर देगा अल्कोहल तक। जब ये कंपाउंड अल्कोहल तक रिड्यूस हो जाएगा तो देखिए क्या कंपाउंड फॉर्म होता है हमारा यहाँ पे, ये बेंजीन। कार्बोनिल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे अल्कोहल फॉर्म हो गया, OH ग्रुप आ गया, एंड देन ये CH2Br। ये तो जो हमने फर्स्ट रिएजेंट डाला उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनता है ये वो प्रोडक्ट है। उसके बाद देखते हैं जब हमने सेकंड जो रिएजेंट है हमने इसमें वो ऐड किया, उसके बाद जो हमारी रिएक्शन है वो किस तरीके से प्रोसीड करती है। देखिए ये हमारा कंपाउंड हो गया OH CH2 एंड Br। ठीक है, जो सेकंड स्टेप में हमने यहाँ पे क्या डाला है, MEOH। ठीक है, यहाँ पे जो ये हमारा MEOH है ये यहाँ पे एक बेस की तरह काम करेगा, और ये क्या करता है, जो MEO नेगेटिव जो है ये हमारे इस हाइड्रोजन को, जो अल्कोहल से जो हाइड्रोजन अटैच है, इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। और इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे जो हमारे बीच में जो एक क्या बनता है, इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CHO नेगेटिव CH2Br। ये कंपाउंड बन चुका है। अब आप लोगों को पता है कि जो हमारा ब्रोमीन है ये एक लिविंग ग्रुप है, और ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, बहुत अच्छा नहीं बट ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, लीव कर जाता है यहाँ से। अब जो हमारा ये O नेगेटिव जो कि न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, यहाँ पे ये जो O नेगेटिव है ये इस कार्बन पर अटैक करता है, और जो हमारा ब्रोमीन है ये एक लिविंग ग्रुप है और ये यहाँ से लीव कर जाता है। इसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, फाइनल जो प्रोडक्ट है, सेकेंड प्रोडक्ट जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन का, वो क्या होता है, देखिए ये बेंजीन रिंग CH, ये CH2, और ये जो हमारी ऑक्सीजन है ये यहाँ पे इपॉक्साइड जो है वो बन जाता है, एक रिंग बन जाती है 3 मेंबर्ड रिंग, और ये हमारे इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है। अब देखिए ऑप्शंस में देखते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट कहाँ बना हुआ है। देखिए ये जो थर्ड ऑप्शन है यही हमारा फाइनल प्रोडक्ट, जो एक्स प्रोडक्ट इन्होंने हमसे पूछा हुआ है वो इसका फाइनल प्रोडक्ट है इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से आया हुआ है। आज का ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, और ये कहता है कि हमारे पास 4 लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं, और उन कॉम्प्लेक्सेस के जो मेटल आयंस हैं हमें उनकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यूज़ निकालनी है, और उन्हें इन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर जो भी हमारे ऑप्शंस में होगा उस हिसाब से हमें अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखिए लिखी हुई है, वैनेडियम इसमें 2+ में है, क्रोमियम यहाँ पर 2+ में है, आयरन यहाँ पर 2+ में है, और रुथेनियम हमारा 3+ में है। मैंने सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखी हुई हैं। अब क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, सब में 6 क्या कहते हैं लिगेंड्स हैं, तो हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग होती है T2G और EG से। ठीक है, T2G लोअर एनर्जी में होता है और EG हायर एनर्जी में होता है। ठीक है, तो अभी मैं सबकी हर एक आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी। यहाँ मैंने T2G और EG के लेवल्स सेम बनाए, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी एनर्जी सेम है, उनकी एनर्जीज में डेल नॉट का डिफरेंस होता है, जो स्प्लिटिंग फील्ड एनर्जी पैरामीटर होता है उसका डिफरेंस होता है। तो अभी हम देख लेते हैं। V2+ की कॉन्फ़िगरेशन है 3D3 और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो तीनों इलेक्ट्रॉन T2G में होंगे। 3D6 Fe2+ की कॉन्फ़िगरेशन है और लो स्पिन है, तो इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे। Cr2+ में 3D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा, और इसमें 3D5 कॉन्फ़िगरेशन है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ एक इलेक्ट्रॉन। तो अब हम निकाल लेते हैं इनके रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इस केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 3। Fe2+ के केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 0। क्रोमियम 2+ के केस में अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 2, और इस केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है 1। हमें पता है कि जो म्यू है वो होता है √n × n+2, और आगे यूनिट्स मैग्नेटिक मोमेंट के। ठीक है, तो जितने ज़्यादा, यानी कि म्यू क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जिसमें जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका मैग्नेटिक मोमेंट उतना ही ज़्यादा होगा,
तो क्योंकि वैनेडियम का मैग्नेटिक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद क्रोमियम 2+ का जिसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, उसके बाद रुथेनियम 3+ का जिसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और उसके बाद Fe2+ का जिसमें 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा आंसर हुआ ये हमारा आंसर है, और मैंने ये दिया है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट के टर्म्स में। ये हमारा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ है जो असर्शन और रीजनिंग टाइप का है, जिसमें असर्शन है कि ओजोन इज गेटिंग डिप्लीटेड ड्यू टू CFCs। बिल्कुल सही बात है कि हमारा जो ओजोन लेयर है वो CFCs यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से डिप्लीट हो रही है। और जो हमें रीज़न दे रखा है वो कह रहा है कि विद द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर मोर UV रेडिएशन फिल्टर्स इनटू ट्रोपोस्फेयर। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे ओजोन लेयर की डिप्लीशन हो रही है वैसे वैसे ओजोन लेयर में होल्स हो रहे हैं, और उसकी वजह से जो UV रेज हैं, सन की हार्मफुल UV रेज हैं, वो अर्थ पर पड़ रही हैं। बिल्कुल सही बात है, पर असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये रीज़न नहीं है। तो हमारा आंसर होगा कि असर्शन हमारा सही है, असर्शन वाली स्टेटमेंट हमारी सही है, रीज़न भी हमारा सही है, बट रीज़न इज़ द नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये क्वेश्चन आज के शिफ्ट 1 के पेपर में पूछा गया था, और ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो है कि एलिंगम डायग्राम is used to determine which of the following, और हमारे ऑप्शंस हैं थर्मल रिडक्शन, रिफाइनिंग कैपेसिटी, जोन रिफाइनिंग या डिस्प्लेसमेंट कैपेबिलिटी। ध्यान रखिए एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और एक बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। यूजुअली ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पर ये बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से। ठीक है, तो एलिंगम डायग्राम क्या होता है? एलिंगम डायग्राम में हमारा जो डायग्राम होता है वो डेल्टा G वर्सेस टेम्परेचर का डायग्राम होता है, जिसमें बताया जाता है कि मतलब किस टेम्परेचर पे हम मेटल के कौन से ऑक्साइड्स को या सल्फाइड्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं कितनी आसानी से। तो बेसिकली जो हमारा एलिंगम डायग्राम होता है डेल्टा G वर्सेस T का होता है, जो बताता है कि किस टेम्परेचर पे उस ऑक्साइड्स का मेटल के ओर को, बेसिकली ऑक्साइड्स या मेटल के ऑक्साइड्स या सल्फाइड्स क्या होते हैं, मेटल के ओर्स होते हैं, उनको हम कितनी आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, और पहला ऑप्शन ही में बताता है कि थर्मल रिडक्शन। थर्मल रिडक्शन का मतलब है कि हम टेम्परेचर दे के उसको रिड्यूस करना, और हमें पता है कि एलिंगम डायग्राम ही यही चीज़ बता रहा है कि कितनी आसानी से हम उस टेम्परेचर पे उस मेटल के ओर को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, थर्मल रिडक्शन। ये हमें एक और क्वेश्चन दिया गया है मेमोरी बेस्ड, जिसमें कहा गया है कि हमारे पास 100 ml वाटर है जिसमें 0.73 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और 0.18 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जिसकी वजह से हमारा वाटर हार्ड हो रहा है। तो हमें बेसिकली हार्डनेस निकालनी है इन टर्म्स ऑफ ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 1 ppm होता है 1 मिलीग्राम पर लीटर के बराबर। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा ये मास है हमें ये मिलीग्राम्स में लेना है, और ये वाला मास भी मिलीग्राम्स में लेना है। और क्योंकि हमें 100 ml ऑफ वाटर के लिए वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो हमें एक्चुअली 1 लीटर ऑफ वाटर के लिए वैल्यूज़ निकालनी होंगी। तो अगर हम ऐसी कन्वर्जन्स करके अपना आंसर निकालेंगे तो सीधा हम इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स पर मिलियन निकाल रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हार्डनेस ऑफ वाटर का फॉर्मूला देख लेते हैं। वो होता है मास ऑफ सॉल्ट causing hardness divided by molecular weight of salt causing hardness। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा? molecular weight of salt causing hardness। ठीक है, इनटू हम कर देते हैं 100। 100 क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिकुलर वेट है 100, इसलिए क्योंकि हमें इसके टर्म्स में निकालना है तो हम इनटू यहाँ 100 कर देंगे। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास दो सॉल्ट्स हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसकी वजह से हमारी हार्डनेस आ रही है,
हार्डनेस हो रही है, तो हम इन दोनों की हार्डनेस वैल्यूज़ को ऐड करके हम टोटल हार्डनेस निकाल देंगे। ठीक है, तो आई कैलकुलेशंस शुरू करते हैं। तो मास ऑफ सॉल्ट कॉजिंग हार्डनेस, हमारा मास हमें मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का कितना दे रखा है 0.73, और मैंने कहा था इसको मिलीग्राम्स के टर्म्स में लेना है, तो हम अगर मिलीग्राम्स के टर्म्स में लेंगे तो वो हो जाएगा 0.73 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्ट। क्या होगा, इसका मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्ट होगा 149। ठीक है, प्लस अब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मास दे रखा है 0.81 ग्राम्स, और मिलीग्राम्स के टर्म्स में तो ये हो जाएगा 0.81 मिलीग्राम्स इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्ट कितना होगा 162। ठीक है, इंटू 100, ये जो होगी हमारी टोटल हार्डनेस होगी 100 ml ऑफ वाटर में। अभी हमें 1000 ml ऑफ वाटर लेना है, तो हम इसको 1/10 से हम डिवाइड कर देंगे इस पूरी वैल्यू को। तो अगर आप इस 10⁻³ को बाहर ले लीजिए, और 1/100 डिवाइडेड बाय 1/10 भी 10⁻³ होता है, तो हमारे पास हो जाएगा इस ब्रैकेट में 1.73 डिवाइडेड बाय 149 प्लस 0.81 डिवाइडेड बाय 162। इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 0.01। तो इन टोटल हमारा आंसर हो गया 10⁻⁴ ppm। तो हमने हार्डनेस निकाल ली ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो है 10⁻⁴ ppm। तो ये क्वेश्चन जेईई मेंस के आज के पेपर में शिफ्ट 1 में पूछा गया था, और ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो इसमें पूछा गया है कि जो हमारी एल्कली मेटल्स हैं, ये देखिए अब इनमें क्या दे रखा है, एल्कली मेटल्स की एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है। तो एल्कली मेटल के जो आयंस हैं उनकी हाइड्रेशन एंथैल्पीज का ऑर्डर क्या होगा उसके बारे में बताना है। तो हमें पहले जानना होगा इसलिए कि हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है। वो क्या होती है, जैसे ये हमारा आयन है, इसको हम पानी में डिज़ोल्व करें, तो पानी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है H2O, और हाइड्रोजन क्या है डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन क्या होता है डेल्टा नेगेटिव। तो ये जो डेल्टा नेगेटिव है वो इस Li+ से अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो बेसिकली हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है कि कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है जब ये अट्रैक्शन हो रही है। तो कितनी ज़्यादा एनर्जी होगी, जितनी ज़्यादा ये वाटर मॉलिक्यूल्स इस Li+ को सराउंड करेंगे, जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स Li+ को सराउंड करेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी बेसिकली हमारी किस पे डिपेंड करती है, रेडियस टू चार्ज के रेशियो पे। ठीक है, सॉरी, चार्ज बाय रेडियस के रेशियो पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, कॉमन सेंस वाली चीज़ है कि प्लस और माइनस जितना ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा रिएक्ट करेगा, और जितना बड़ा रेडियस होगा उतने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कहते हैं इनको, सॉरी, जितना कम रेडियस होगा उतने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अराउंड अट्रैक्ट होके आ पाएंगे। ठीक है, तो हमें देखना है कि चार्ज, पहले देखते हैं चार्ज के बारे में, चार्ज किस पे ज़्यादा है। तो देखिए सब ऑप्शंस में चार्ज सेम है, Li+, Na+, सब में +1 चार्ज है। ठीक है, दूसरी चीज़ रेडियस देखते हैं। अब रेडियस हमें पता है, जैसे जैसे हम एल्कली मेटल्स में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो रेडियस इंक्रीज होता है। रेडियस क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि एक शेल में इंक्रीज आ जाता है, शेल में इंक्रीज आ जाता है, इसलिए नीचे जाते जाते रेडियस इंक्रीज हो रहा है। तो चार्ज बाय रेडियस की वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा, और सबसे छोटा कौन सा होगा, लिथियम, उसके बाद सोडियम, फिर पोटाशियम, फिर रुबीडियम, फिर सीजियम। तो हमारा आंसर है ए। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पीज के लिए हमारा आंसर है ए, जिसमें लिथियम की सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी। आइए जेईई मेंस का एक और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो है कि माल्टोस जो है वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करके हमें क्या देता है। बेसिकली डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन मतलब उसका हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस मतलब अगर हम ये बॉन्ड तोड़ दें और इसके साथ इस O के साथ हाइड्रोजन लग जाए और यहाँ पर एक और OH लग जाए, तो हमें क्या मिलेगा। देखिए ये माल्टोस है, ये डायमेरिक है, किससे बना है, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बना है, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बना है। तो
अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ऑब्वियसली हमें 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जिसका आंसर है ए, डी ग्लूकोज। एक और क्वेश्चन जेईई मेंस का मेमोरी बेस्ड फिजिकल केमिस्ट्री का है जो हम सॉल्व करेंगे आज। इसमें KMnO4 के हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। कितने मोल्स हमें चाहिए होंगे FeSO4, Fe2SO4 FeC2O4 और Fe2C2O4 को कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज करने के लिए। ठीक है, तो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें कम्प्लीटली इनके सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज करना है, और न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन होगा? KMnO4। तो हमें पता है ऐसे केस में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, हमें पता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट के। ठीक है, ये बराबर होने चाहिए। अब ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, तो वो इसकी नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। नॉर्मेलिटी को कैसे हम लिख सकते हैं? मोलारिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम। ठीक है, वो इसके मोलारिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब मोलारिटी बेसिकली तो हमें क्या निकालना होगा? इसमें एन फैक्टर निकालना होगा। एन फैक्टर हमें सारे कंपाउंड्स का चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगी हमारी, और हमारे पास फाइनली सिर्फ बच जाएगा मोल्स इनटू एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शुड बी इक्वल टू मोल्स इनटू एन फैक्टर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ये चीज़ बच जाएगी। ठीक है, तो अब एक एक करके सबके एन फैक्टर्स निकालते हैं। अब KMnO4 है, हमें नहीं बता रखा एसिडिक मीडियम है कि बेसिक मीडियम है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट एसिडिक मीडियम में लेके चलते हैं। और KMnO4 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि वो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस होगा तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन रह जाती है, वो है ये MnO4 माइनस वो जाता है Mn2+ में। मैंने सीधा एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख रही हूँ एसिडिक मीडियम में। ठीक है, और ऐसे केस में हमारा रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, तो ऐसे केस में जो एन फैक्टर होता है वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन के बराबर, तो वो है 5। तो KMnO4 का एन फैक्टर हो गया 5। अब निकालते हैं नेक्स्ट कंपाउंड का एन फैक्टर। नेक्स्ट हमारा है FeSO4। ठीक है, FeSO4, तो Fe क्या है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसको ऑक्सीडाइज करना है, और ऑक्सीडाइज करेगा KMnO4। किस में करेगा? Fe की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3 में, तो ये +3 में जाएगा। बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ ऐड करना पड़ेगा, और इस केस में एन फैक्टर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं? 1, तो इसका एन फैक्टर हो गया 1। और क्योंकि सिर्फ FeSO4 में सिर्फ एक Fe का एटम है, तो नंबर एन फैक्टर 1 × 1 यानी कि 1 हो गया। अब नेक्स्ट कंपाउंड ले लेते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा Fe2SO4 थ्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आयरन है वो Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और +3 ऑक्सीडेशन तो ऑलरेडी आयरन अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इस केस में हमारा एन फैक्टर हो जाएगा 0 × नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आयरन के कितने हैं? एटम्स कितने हैं? 2, तो 0 × 2 0। नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमारा है FeC2O4, यानी कि Fe2+ और C2O4 2-। ऐसे ये जो ऐसा सॉल्ट होता है उसमें हम क्या करते हैं, इसका एन फैक्टर निकालेंगे और इसका एन फैक्टर निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो जो हमारा Fe2+ है वो ऑक्सीडाइज होकर किस में जाएगा? Fe3+ में, और 1 इलेक्ट्रॉन देगा। तो इस केस में हो गया एन फैक्टर 1। ठीक है, और क्योंकि नंबर ऑफ आयरन एटम्स 1 ही है तो हमारा एन फैक्टर 1 रहेगा। अब C2O4 2- जो है वो 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीडाइज होके, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इस केस में एन फैक्टर कितना होगा? 2 × कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं C2O4 के? 1,
तो 2 इंटू 1, तो एन फैक्टर हो गया 2। इस पूरे मॉलिक्यूल का टोटल एन फैक्टर हो गया 1 प्लस 2 यानी कि 3। अब नेक्स्ट कंपाउंड का हम एन फैक्टर निकालते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा Fe2SO4 सॉरी Fe2C2O4 थ्राइस। ठीक है, तो इसमें जो हमारा आयरन है वो Fe+3 में है और हमारा C2O4 किस में है, 2 माइनस में है। ठीक है, तो Fe3+ तो हमारी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसका जो एन फैक्टर है वो 0 रहेगा। और जो हमारा C2O4 2 माइनस है वो 2CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में जाएगा। तो इस केस में एन फैक्टर कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रिक्वायर्ड हैं, 2 इंटू, देखिए ये ध्यान रखना यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ C2O4 कितने हैं, 3, तो 2 इंटू 3, तो टोटल एन फैक्टर हो गया 6। आइए अब सबका एन फैक्टर देख लेते हैं। ठीक है, टोटल एन फैक्टर ऑफ हमारा रिड्यूसिंग एजेंट्स देख लेते हैं। ये सारे हमारे आयरन के कंपाउंड्स रिड्यूसिंग एजेंट है, तो टोटल एन फैक्टर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स जो हमारे हैं सारे वो कितना हो गया, 6 प्लस इसका 3, ये वाला 3, 6 प्लस 3 9, और इसमें 0 था और इसमें 1 था, 10। तो 6 प्लस 3 प्लस 1, तो टोटल एन फैक्टर हो गया 10। ठीक है, और हमारा टोटल एन फैक्टर ऑफ हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितना है, 5। तो हमें करना है मोल्स इंटू एन फैक्टर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट शुड बी इक्वल टू मोल्स इंटू एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो देखिए एन फैक्टर हमारा 5 था हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, और इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिड्यूसिंग एजेंट का हमारा एन फैक्टर है 10। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ सब आयरन के कंपाउंड्स का मोल्स 1 है, तो मैं इन टोटल सब मोल्स को 1 कॉमन लेके, और हमारा टोटल इन फैक्टर 10 है, तो हमारे टोटल ग्राम इक्विवेलेंस हो जाएंगे 1 इंटू 10 विच इज़ इक्वल टू 10। और मोल्स हमें ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि हमारे KMnO4 के निकालने हैं, और हमारा एन फैक्टर हमें पता है 5। तो यहाँ से इस इक्वेशन से हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड आ जाएंगे विच इज़ इक्वल टू 2। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है 2। तो ये क्वेश्चन हमारा आज के JEE मेंस के पेपर में शिफ्ट 1 में पूछा गया था। सिंपल क्वेश्चन है, नॉमेनक्लेचर पे ही हमारा क्वेश्चन है, और हमें पता है नॉमेनक्लेचर के रूल्स। तो नॉमेनक्लेचर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 ग्रुप्स हैं, बेसिकली 3 ग्रुप्स हैं, मिथाइल, हाइड्रोक्सी और कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले तो इसमें से ले लीजिए कि सबसे प्रायोरिटी हम कौन से ग्रुप को देते हैं। हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, तो हमारा जो नाम होगा इस कंपाउंड का वो कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर होगा। तो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हुए, एक तो ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट हो गया हमारा, और ये हो गया हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो हमारे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हमारे पास है। अब देख लेते हैं, पहले नंबरिंग कर लेते हैं हम। और पेरेंट चेन तो इसमें हमें पता है ऑब्वियसली हमारी ये वाली पेरेंट चेन होगी, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है ना। और हमारा अब क्या रह गया, अब नंबरिंग करनी शुरू कर देते हैं। हमें पता है जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और अब हमें पता है जो हमारा नाम होता है किसी भी कंपाउंड का, उसके 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारा प्रीफिक्स, ठीक है, एक होता है हमारा वर्ड रूट, और एक होता है हमारा सफिक्स। प्रीफिक्स में भी हम सबसे पहले हम लिखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं, जो कि हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। फिर हम प्राइमरी प्रीफिक्स लिखते हैं, जो कि बताता है कि हमारा कंपाउंड साइक्लिक है कि नहीं है। फिर हम वर्ड रूट लिखते हैं, जो कि बताता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है हमारी पेरेंट चेन में। फिर हम प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं, जो कि बताता है कि हमारा कंपाउंड सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, मतलब उसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं है। और फिर हम सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं, जो कि हर फंक्शनल ग्रुप के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो हमने इस कंपाउंड की हम नंबरिंग कर दी,
हमने अपनी पेरेंट चेन ढूंढ ली, हमने अपना सेकेंडरी सफिक्स के लिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप है वो ढूंढ लिया, और हमें पता है कि 4th पोजीशन पे एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है और 3 पे एक हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूएंट है। तो अब हम इसका नाम लिखते हैं। सेकेंडरी सफिक्स होता है कि अब हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स, और सब्स्टिट्यूएंट्स को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो H सबसे पहले आएगा और फिर M आएगा। तो हमारा 3 पे हाइड्रोक्सी है और 4 पे मिथाइल है, ये हमारा हो गया सेकेंडरी सफिक्स। और हमें पता है सब्स्टिट्यूएंट के नंबर और नाम के बीच में एक हाइफन डालना होता है। फिर हमारा 1 डिग्री प्रीफिक्स कुछ नहीं है क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड नहीं है। वर्ड रूट क्या है? वर्ड रूट है पेंट। और हमारा 1 डिग्री सफिक्स है एन क्योंकि ये सैचुरेटेड सिस्टम है, तो पेंटेन। ई हमने ड्रॉप किया है क्योंकि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो ओइक एसिड है, तो उस केस में हम ई ड्रॉप करते हैं। तो हमारा नाम हुआ 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 1 ओइक एसिड। तो हमारा फाइनल आंसर है 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड या 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 1 ओइक एसिड। ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पीरियोडिक टेबल से, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कंसेप्ट है हमारा आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, जिसमें हमारी 3 आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दे रखी है, जो कि है Cl- आर्गन एंड कैल्शियम 2+ का कैल्शियम 2+। तो उन्होंने हमें बताया कि हमारे पास ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं, और उन्होंने पूछा है कि इनका साइज़ जो है वो किस लिए डिफ़र करता है। और हमारे पास ऑप्शंस हैं: ए न्यूक्लियर चार्ज, बी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन एंड वैलेंस शेल, सी हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और डी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का मतलब होता है वो स्पीशीज़ जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो। वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो, ठीक है। तो अब क्योंकि इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, तो इन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इन वैलेंस शेल जो होगी, ये वाला तो ऑप्शन बिल्कुल ही इनवैलिड बन जाता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। एन की वैल्यू से साइज का कोई अभी डिफरेंस नहीं आता। डिफरेंस आता है जो कि आता है वो हमारा न्यूक्लियर चार्ज से, कि हमारा जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कितना ज़्यादा है या कितना कम है। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज़्यादा वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और उतना साइज उतना ही छोटा होगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है ए न्यूक्लियर चार्ज। तो जेईई मेंस के शिफ्ट 1 से हम एक थर्मोडायनेमिक का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें दे रखा है कि हमारे पास सिल्वर के 3 मोल्स दे रखे हैं, और हमने उसे हीट किया है 300 केल्विन से 1000 केल्विन तक। अब हमें कैलकुलेट करनी है डेल्टा एच की। डेल्टा एच क्या होता है? एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जो ये प्रेशर यहाँ वैल्यू दे रखी है वो बस कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है, इस वैल्यू का कोई काम नहीं है। और हमें दे रखा है Cp की वैल्यू। तो हमें पता है कि जो डेल्टा एच होता है वो होता है NCp dt, ठीक है। और अगर हमें चेंज इन डेल्टा एच निकालना है, हमें टोटल चेंज निकालना है, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे 300 से 1000 तक। इस टेम्परेचर के बीच में हमें वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। तो n हमारा कांस्टेंट है, n को हमने बार ले लिया, और हमारा जो और Cp की वैल्यू हमें कितनी है वो हम डाल देते हैं, वो है 23 + 0.01 T इंटू dt। इस चीज़ का हमें इंटीग्रेट करना है 300 से 1000 तक, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3 इंटू 23 dt का इंटीग्रेशन होता है हमारा 23 इंटू T, जो कि जाएगा 300 से 1000 तक, प्लस T का इंटीग्रेशन होता है T²/2 0.01 इंटू T²/2, और ये भी जाएगा हमारा 300 से 1000 तक। इस पूरे एक्सप्रेशन की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली
अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी 62 किलो जूल्स पर मोल, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है जिसमें हमें रेट लॉ निकालना है। तो हमें पता है जो रेट होता है उसका एक्सप्रेशन होता है K इंटू कॉन्सेंट्रेशन A की पार कुछ X है और B की पार कुछ Y है। बेसिकली रेट लॉ में हमें एक्चुअली इस X और Y की वैल्यूज़ ही निकालनी है, ठीक है। तो हमें इनिशियल रेट्स दे रखा है, यानी कि हमें इस चीज़ की, इस रेट की वैल्यू दे रखी है। K एक कांस्टेंट है जो कि सेम रहेगा हर केस में। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B तीन केसेस में दे रखी है और उनसे हमें X और Y की वैल्यूज़ निकालनी। तो सॉल्व करते हैं। ये मान लेते हैं रेट 1 की केस में है, ये रेट 2 के केस में है और ये रेट 3 के केस में है। तो रेट 1 को हम कैसे लिखेंगे? K A की पावर X एंड B की पावर Y, ठीक है। तो K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A क्या है? 0.05 की पावर X और B क्या है? 0.05 की पावर Y, ठीक है। वैसे ही जो हमारा R2 है वो क्या होगा? K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.10 की पावर X और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B क्या है? 0.05 की पावर Y। अगर हम R1 बाय R2 करते हैं, R1 बाय R2 की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? क्योंकि ये वाला जो टर्म है 0.05y और इसमें भी 0.05y है तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये जो k है ये भी दोनों में सेम है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.05 डिवाइडेड बाय 0.1 की पावर x विच इज इक्वल टू R1 बाय R2। R1 कितना है? 0.045 और R2 कितना है? 0.09, ठीक है। तो इससे अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इस वाली इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इससे जो हमारा x है उसकी वैल्यू आ जाती है 1। सॉरी ये थोड़ा क्लियर नहीं है। हमारा जो x है उसकी वैल्यू आ जाती है 1। अब हम R3 की वैल्यू लिखते हैं। R3 की वैल्यू क्या है? K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कितनी है? 0.20 की पावर x और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B कितनी है? 0.1 की पावर y। अगर अब हम R3 बाय R2 निकालते हैं तो R3 बाय R2 की वैल्यू हो जाती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.2 डिवाइडेड बाय A2 की वैल्यू क्या थी? 0.1 की पावर x जो कि है 1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B यानी कि 0.1 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इन रेट 2 विच इज 0.05 की पावर y। और R3 बाय R2 की वैल्यू आती है हमारी 8। तो ये हो गया 2 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 0.05 की पावर y। अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इससे हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है 2। तो हमारा इन टोटल जो हमारी रेट इक्वेशन है वो बन जाती है हमारी रेट इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर 1 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की पावर 2। तो हमारा फाइनल आंसर और हमारी रेट इक्वेशन हुई ये। ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है ये आज के जेईई मेंस का मेमोरी बेस्ड, जिसमें हमें कंपाउंड निकालना है जो कि ये सारे टेस्ट देता है या नहीं देता है, जो भी करस्पॉन्डिंग टेस्ट है उसके बारे में है। तो सबसे पहला टेस्ट है न्यूट्रल FeCl3 और नेगेटिव का मतलब है वो कंपाउंड न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट नहीं देता है। तो जो न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट देते हैं वो होते हैं फिनॉल्स, ये वाले कंपाउंड्स होते हैं फिनॉल्स, ठीक है। तो फिनॉल्स जो हैं वो न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो हमारा जो कंपाउंड है वो फिनॉलिक कंपाउंड नहीं होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में फिनॉल्स हैं और अगर ये इनको न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्ट कराया गया तो ये टेस्ट देंगे, बल्कि
तो ये हमारे ऑप्शंस नहीं हैं, तो सी और डी तो सीधा सीधा एलिमिनेट हो गए। फेलिंग सॉल्यूशंस जो टेस्ट होता है वो सिर्फ एल्डिहाइड्स देते हैं, इन दोनों में से हमारा भी एल्डिहाइड कोई नहीं है, तो इस ऑप्शन से हमें कुछ पता नहीं चला। तीसरा है हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट और वो पॉजिटिव है। आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए हमारा CH3 ग्रुप जैसे ये इसमें है ये होना ज़रूरी है, तो और इसमें ये CH3 ग्रुप नहीं है तो बी भी एलिमिनेट हो जाता है और सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाता है ए। पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को भी देख लेते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए हमारे पास या तो कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होना चाहिए, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX, तो ये जो R होता है वो या तो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकता है या बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है। और देखिए ए ऑप्शन में हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो बेस हमारा जो R- है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, वो इस एसिडिक हाइड्रोजन को ले सकता है और हमारी एसिड बेस रिएक्शन हो सकती है। तो हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का ए। फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करें और फिर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करके डाउनलोड एंड शेयर पर जाएं और मनचाही पीडीएफ डाउनलोड करें। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।